बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम एग्रीमेंट टू सेल ड्राफ्ट करना सीखेंगे इंग्लिश में, और इंशाल्लाह मैं आपको इसमें कोशिश करूंगा मैक्सिमम बेस्ट वे में आपको डिलीवर कर सकूं। डियर एस्पिरेंट्स, मैंने अपने कोर्ट का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा, उसका नंबर आपसे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इसके 2-4 सैंपल सेंड करो, मुझे इस दावे के 2-4 सैंपल सेंड करो, ताकि आप उसको देख सकें कि प्रैक्टिकली वो कला जो हैं, वो दावे जो हैं, वो किस तरह से जो है वो लिखते हैं। तो वो पीडीएफ की सूरत में आपके साथ शेयर करेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने पिछले लेक्चर्स मिस किए हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में फाइल है A to Z। ठीक है, ADA to Z वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट भी होती रहती है, लेकिन लिंक वही रहेगा। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम आप उसको देखते रहा करें। और आपके कमेंट्स जो हैं वो थक जाते हैं, आप एक लेक्चर पे कमेंट करके आप फिर शायद उसको एहसान समझते हैं कि फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसको आप कैजुअल लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि आपकी अप्रिसिएशन, आपके कमेंट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, लेकिन शायद आप लोग उसको मुनासिब नहीं समझते। एनी हाउ, हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम एग्रीमेंट टू सेल जो है उसको ड्राफ्ट करना जो है वो हम लोग जो है वो सीखेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, लैंग्वेज का इशू नहीं है। टूटी फूटी उर्दू की लैंग्वेज, इंग्लिश की लैंग्वेज वो चलेगी। मैटर क्या करता है? मैटर करता है वहां पे एक्यूरेसी, टू द पॉइंट लिखना। ठीक है, और फिर असेंशियल जो है उसको लिखना। अच्छा, आज मैंने ये सोचा है कि हम साथ के साथ जो मैं बोलता हूँ ना एसेंशियल्स, उसके हम वो इंग्रेडिएंट्स भी बनाते जाएंगे, ताकि आपके पास भी एक कॉपी पेंसिल होगी तो आप भी उसको देखते चले जाएंगे। मसलन एक जो ड्राफ्टिंग है, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है वो ड्राफ्टिंग की, जिनका हमने ख्याल रखना है वो क्या हो सकती है कि सबसे पहले जो एक चीज़ हो सकती है जो मैंने आपको बताया कि टू दी पॉइंट, कि आप जो लिखें वो आप टू दी पॉइंट जो है वो वहाँ पे करें वो लिखें। उसके बाद कि जो कन्विंसिंग एंड प्लीडिंग है, मस्ट कवर ऑल एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स, कि उस वो जो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा या एग्रीमेंट टू सेल लिखने जा रहे हैं, वो उसके जितने भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है उसको क्या कर रहा हो, वो जो है वो उसको क्या कर रहा हो, कवर कर रहा हो। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक एग्रीमेंट टू सेल जो है, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बता दूं कि रजिस्टर्ड सेल डीड जो होती है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट टू सेल भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एक में जो है वो प्रॉमिस टू पे द कंसिडरेशन है। ठीक है, लेकिन दूसरे में जो कंसिडरेशन है वो पे हो चुकी है। एक वो जो है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें के पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल हो चुका है। कौन सा कंक्लूड हो चुका है? किसमें? जो रजिस्टर्ड सेल डीड है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक शख्स कहता है यार कि ये मोबाइल मुझे बेचना है 5,000 में, तो मैं उसको 5,000 दे देता हूँ, वो मुझको मोबाइल दे देता है, और एक एग्रीमेंट जो लिखा जाएगा वो रजिस्टर्ड सेल डीड कहलाएगा। लेकिन अगर ये हो कि भाई ये 5,000 का मोबाइल है, 2,000 रुपया अब दे रहा हूँ, मोबाइल इसके हवाले कर रहा हूँ, 3,000 रुपया मैं इसको 2 माह बाद दूंगा, तो ये एक एग्रीमेंट टू सेल है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? तो हम लोगों ने देखा है कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब फर्ज करें आपका और मेरा जो है वो क्या होने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, एग्रीमेंट टू सेल है। आपने यानी मैंने आपसे कहा आपने अपनी ज़मीन बेचनी है, ठीक है, तो आपने कहा हाँ जी बेचनी है। तो थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भूल के कि इसको हमने कैसे लिखना है, हम एक और फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और इस फाइल में हम लिखना शुरू करते हैं। ज़रा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सामने रखिएगा आप। किसको? एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो उसमें क्या होगी, एक ऑफर होगी ना कि मैंने आपसे कहा हाँ भी तुमने खरीदना है, और एक क्या होगी, एक्सेप्टेंस। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, और क्या होगा उसमें, एक उसमें होगा कंसीडरेशन होगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, ठीक है, कंसीडरेशन होगी, और एक उसमें क्या होता है जी, अच्छा कंसीडरेशन, एक तरफ से कंसीडरेशन होगी किसकी, पेमेंट की। ठीक है, तो दूसरी तरफ से कंसीडरेशन क्या होगी, कंसीडरेशन
वो होगी पोजेशन की, कि उसको पोजेशन जो है वो दिया जा रहा है। फिर और कंसिडरेशन होगी पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट, ठीक है। और एक कंसिडरेशन क्या होगी, पार्ट पेमेंट एंड प्रॉमिस टू पे, एंड प्रॉमिस टू पे, और एक होगा बकिया मैं इस डेट को जो है वो पे करूंगा। अच्छा जी, और क्या होती है, हाँ, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, पार्टीज, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है एक एग्रीमेंट टू सेल में, सोचें आप, पार्टीज होंगी, और हाँ, सब्सक्राइब लिखने वाला, उसका भी जिक्र आएगा ना, नीचे जाके उसके साइन होंगे जो उसको लिख रहा है उस एग्रीमेंट को, ठीक है, वो हो गया। और पेमेंट, हाँ, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहे हैं उसका भी तो जिक्र होगा ना, ठीक है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद क्या है, हाँ, टाइम, और सॉरी, डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जिस दिन वो बाकी पेमेंट पे करेगा जो रह गई है वो, ठीक है। फिर उसके अलावा पोजेशन के बारे में, पोजेशन के बारे में, डिलीवर्ड और प्रॉमिस टू डिलीवर्ड, या तो मौके पे दे दिया गया है या प्रॉमिस किया जाएगा कि तुमको जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी हो गया, डेट ऑफ परफॉर्मेंस भी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, और क्या, हाँ, आप कानूनी शहादत को सामने रखें, सिग्नेचर एंड थंब, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ द पार्टीज, ठीक है, वो, हाँ, और विटनेसेस, टू मार्जिनल विटनेसेस, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, खैर एनी हाउ। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, चलें वो अब मैं आपके जो है वो पढ़ता चला जाऊंगा तो मुझको पता चलता, ये एक तो मैंने एक तो यानी इमेजिन किया कि मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें सारी मेरे जो है वो माइंड में आई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो है ये चीज़ें जो है उसके अंदर जो है वो लिखनी जो है वो ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम देखेंगे, इनकी तरतीब को भी देख लेंगे कि कैसे हमने इसको जो है वो करना है। ले जी, अभी मैंने, अब आप लोगों ने माशाल्लाह अपने अटेम्प्टें शेयर की हैं, जिन लोगों ने नहीं की, के हंड्रेड्स लोग हैं लेकिन सिर्फ 5-7 लोगों ने अपने अटेम्प्ट शेयर किए हैं, तो जिन्होंने नहीं शेयर की वो अपना फैसला करें, वो ज़िंदगी में जो है वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी ऐसी मजबूरी थी कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उन्होंने जो है उसको शेयर नहीं किया, ठीक है। ये कहता है जी, दिस एग्रीमेंट टू सेल इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन, ठीक है, दिस 20th डेट ऑफ जनवरी एट लाहौर दी एग्रीमेंट, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि आगे मैं एग्रीमेंट टू सेल लिखने की बजाय मैं उसको अगर सिंपल एग्रीमेंट लिखूं तो आप समझ लीजिएगा कि वो एग्रीमेंट टू सेल है। अच्छा, यहाँ से मुझे जो पता चला, एक एग्रीमेंट टू सेल का, बल्कि किसी भी एग्रीमेंट का एक जो इंग्रेडिएंट होगा वो होगा डेट, डेट एंड प्लेस, ठीक है, डेट, ईयर एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। ये इसलिए ज़रूरी है कि कल को अगर कोई पार्टी दावा करती है तो जब वो उसको साबित किया जाएगा तो फिर उस दावे के अंदर जो एविडेंस में ये चीज़ें साबित की जाएंगी कि जनाब फलां जगह पे जो है वो ये जो एग्रीमेंट जो था फलां डेट को जो था वो लिखा गया था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बाय एबीसी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, अच्छा, वो पार्टी की डिस्क्रिप्शन, पार्टी की यानी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ दी, क्या कहेंगे इसको, वेंडोर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ दी, डिस्क्रिप्शन ऑफ दी वेंडोर जो है वो, और फिर इसी तरह डिस्क्रिप्शन ऑफ दी वेंडी, बेचने वाला और खरीदने वाला जो है उनकी डिटेल होगी, किस तरह से, नेम और पेरेंटेज और एड्रेस, ठीक है, और अगर है तो CNIC नंबर, ठीक है, और अगर है तो मोबाइल नंबर भी लिख लें, ठीक है, और ठीक है, तो ये सारा जो है वो उसका जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह से खरीदने वाले की और
लेने वाले की डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसकी जो है वो अच्छा, अपना नाम नहीं लिखना वहाँ पे जो है वो पेपर में जो है वो ये पेपर अटेम्प्ट करते वक्त जैसे यहाँ लिखा है मिसबा गफूर, यहाँ तो लिख दिया ठीक है, लेकिन पेपर में जो है वो आपने जो है वो नहीं लिखना, आपने अपना नाम किसी और का नाम लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैंने सोचा था एक मैं ये हाँ, मस्ट कवर ऑल इंग्रेडिएंट्स, फिर do not mention your own name and particulars, कि अपना नाम या वो जो है वो नहीं लिखना। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ जो है वो आ गई है, ठीक है। साथ में जो है वो मिस्टेक्स की भी लिस्ट बना रहा हूँ कि जो हमने एक दूसरे से आज सीखना है उसकी हम लिस्ट भी बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ उसने बड़ा अच्छा किया है, एक वो कह रहा मैं सेलर कहूँगा और दूसरे को मैं परचेजर कहूँगा, ठीक है। और उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, वेन एवर द कंटेक्स्ट और का बी डीम टू मीन एंड इंक्लूड, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। बस इतना ही है, ये दो पार्टियों के दरमियान हो गया, ठीक है। दिस एग्रीमेंट इज मेड बाय, या बिटवीन, यहाँ बिटवीन आना चाहिए था। तो मैं इसको कैसे खोलूं, चले आप कर लीजिएगा बिटवीन, ठीक है। आगे अब तुम्हें क्या हुआ है, लाइट थोड़ी सी ऑन करूं, ठीक है। आ गया। अच्छा जी, उनको पार्टीज कहा जाएगा, एग्रीमेंट सेल को एग्रीमेंट, अगर ऊपर जो एग्रीमेंट लिख दिया था तो फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बस एक दफा लिख दिया हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज की जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आगे उसके इंग्रेडिएंट, ठीक है। द सेलर इज डेवलपिंग फॉर सेल एंड मैनेजिंग, ये इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये कुछ ज़्यादा ही एग्रीमेंट जो है वो प्रोफेशनल है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। एनी हाउ ये प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है शायद, ठीक है। स्टाइल ABC हाइट्स ऑन द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ये प्रोजेक्ट, द परचेजिंग द एरिया प्रिंसेस, ये प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है। इसको प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन को हम किसी और में देखते हैं, ठीक है। आगे ये बात हो रही है किसकी, कंसिडरेशन की, जो पेमेंट पे हो रही है, ठीक है। टोटल कंसिडरेशन ये है, ठीक है। उसके बाद नाउ वेयर आर, अच्छा जी, क्या एग्रीमेंट है जी, ठीक है। द सेलर एग्री सेल द परचेज द प्रॉमिस ऑल द राइट्स टाइटल एंड, नहीं इसको ना हम छोड़ देते हैं फिलहाल, ये हमारा ना वो रेलिवेंट नहीं है, ये वाला एग्रीमेंट इतना मुश्किल और इस तरह का नहीं लिखना, हमने सिंपल सिंपल लिखना है, वो हम किसी और का देख लेते हैं, ठीक है। ये लिखा भी नहीं जाएगा पेपर में, ये सेलर के सिग्नेचर आ गए, ठीक है, और ये उसके आगे किसके, परचेजर के, और नीचे जो है वो विटनेसेस आ गए, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओहो, ये सिग्नेचर, signature and signature of vendor और signature and thumb impression of vendee, इसका, और signature of witnesses। पेपर में जब ड्राफ्ट करना तो कैसे लिखना है उसको, ऐसे करके SD सिग्नेचर, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये जी, ये नहीं, ये मिसबा गफूर साहबा का जो है ना ये रेलिवेंट नहीं है, हम कोई और देखते हैं, ठीक है। इसको बंद करते हैं। ये मैडम है उम्मे रुबाब, अच्छा जी, अक्सा, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल क्या कहते हैं जी ये, दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन 15 day of March between ये रेजिडेंट, बिल्कुल ठीक है, वेंडोर, ठीक है, ऑफ वन पार्ट एंड उस्मान, ये ऑफ अदर पार्ट, ठीक है, अदर पार्टी, ये पार्ट, ठीक है, वेयर द पार्टीज हियर टू हैव म्यूचुअली एग्रीड एज अंडर, ठीक है, दैट द वेंडर विल सेल एंड वेंडी विल बाय हाउस नंबर, ये ऑफर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, ठीक है।
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, ऑल राइट बिलोंगिंग देयर टू, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन भी आ गई, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डेट एंड टाइम और प्लेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये आ गया। अच्छा जी, फिर दैट द प्राइस ऑफ हाउस हैज बीन सेटल्ड एट रुपीज 5 lakh, of which 2 lakh has been paid by way of earnest money to the vendor and the balance shall be paid at the time of execution of sold deed। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। इतने पैसे पे कर दिए गए हैं, बाकी इस डेट को पे किए जाएंगे, ठीक है। दैट द वेंडोर, अच्छा शायद मैडम एडमन है तस्मीला, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो असाइनमेंट्स हैं इनको भी अपलोड कर दें गूगल ड्राइव के ऊपर, और वो A to Z फाइल में लिंक दे दें अगर ये लोग जो है उसको डाउनलोड करना चाहें, ठीक है। दैट द वेंडोर हियर बाय एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ 2 lakh बाय वे ऑफ अर्नेस्ट मनी। अब वो जो खरीदने वाला है वो कहता है जी कि मैंने 2 लाख रुपया जो है वो वसूल कर लिया है। दैट द सेल विल बी फ्री फ्रॉम ऑल इनक्यूम्बरेंस लिख दें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दैट द सेल विल बी कंप्लीटेड बाय एंड बिफोर 31 मई, ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आ गई, जिस डेट को वो रजिस्टर्ड सेल डीड जो है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। बाय द वेंडी पेइंग द बैलेंस ऑफ सेल प्राइस एंड द वेंडोर एग्जीक्यूटिंग द सेल डीड। एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, वेरी सिंपल, ये सही है। दैट ऑल द एक्सपेंसेस फॉर प्रेपरेशन ऑफ सेल डीड एंड कॉस्ट ऑफ स्टैम्प एंड द रजिस्ट्रेशन शैल बी बोर्न बाय वेंडी। कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, इतने प्रोफेशनल होके लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिंपल सिंपल रहना है। दैट इफ द वेंडी फेल टू, देखिए बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि इम्प्लाइड होती हैं कि वो इक्विवेलेंस से होगा, वो फ्री कंसेंटेड होगा, तो प्रैक्टिस में लोग एग्रीमेंट में लिख देते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। That if the vendor fail to comply with the terms and condition of this agreement, his earnest money will be at forfeited and the vendor will be at liberty to resell the property and recover the deficiency in price from the vendor। बहुत ज़बरदस्त है ये, इसमें जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिखा है कि अगर बेचने वाला उसकी वो नहीं करता, खरीदने वाला उसके पैसे नहीं पे करता, ठीक है, तो फिर उसके जो वो पैसे होंगे जो उसने पे किए होंगे वो फोरफिट हो जाएंगे, और बेचने वाले की मर्जी होगी कि वो उसको आगे प्रॉपर्टी को जो है वो बेच सके। अब ये कंडीशन बड़ी ज़रूरी है, इसको कहते हैं पीनल क्लॉज, और इसका होना ज़रूरी है कि एक आप आगे चल के देखेंगे वेदर द टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट सेक्शन 55 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो उसकी रूह से अगर हम इसको देखें तो हम लोग अगर उसकी रूह से हम लोग इसको देखें तो ये वाला क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अगर ये क्लॉज नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि अगर वो डेट गुजर भी गई है, जिस डेट को परफॉर्मेंस होनी थी, पैसे पे होने थे, अगर वो गुजर भी गई है तो कोई बात नहीं, वो फिर भी एग्जीक्यूट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ये कंडीशन लिख दी गई तो इसका मतलब ये है कि इस डेट के बाद अगर उसने उसको लीगल नोटिस दे दिया है कि बस भाई तुमने पैसे नहीं दिए, अब तुम्हारे पैसे जो है वो जब्त हो गए हैं और अब मैं तुम्हें जो है वो प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगा, ठीक है। That if the vendor commits any default in any of the condition referred above, he shall be liable to pay a sum of rupees 50,000 as damages beside refunding the earnest money। ठीक है, ठीक है। अगर वो बेचने वाला अगर करता है तो वो क्या करेगा कि वो 5 लाख रुपया भी देगा और पैसे भी वापस करेगा, ठीक है। अच्छा जी, the witnesses were of the parties already listed by the vendor, the witnesses thereof party to have set their respective hand to the deed on this day। जबरदस्त जबरदस्त, आगे उनके नाम आगे ये नाम लिख दिया है, नाम जो है वो आपका नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा एक बात बताइएगा, तो यहाँ पे पार्टीज के सिग्नेचर कहाँ है जी, हैं पार्टीज के सिग्नेचर भूल गए, ब्लंडर मिस्टेक कर गए हैं, ठीक है। नहीं ये वेंडर वेंडी तो फिर सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस हो गया, इसको ऐसे करके लिखना चाहिए था, विटनेस नॉट विटनेस। तो मुझे जी ये बहुत ज्यादा पसंद आया, ये जिस किसी ने भी लिखा है, इनका नाम है अक्साइजा, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, कमाल है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक और लिखते हैं, एक और एग्रीमेंट टू सेल आ गया, ठीक है। ये क्या है,
एन एग्रीमेंट मेड ऑन डेट, वही डेट लिखी जा रही है एग्रीमेंट की, ठीक है। पार्टीज का नाम और डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। वो आ रही है, ठीक है। नाउ रिजाइडिंग, ये बिल्कुल माशाल्लाह हैंड राइटिंग तो कमाल है जी, कंप्यूटर वाली लग रही है, जज़ाकल्लाह, ठीक है। अब उनके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन, विल बी सेल एंड परचेजर विल बाय द प्लॉट मेजरिंग 14 मरला। लो जी, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। फोटो सैचुरेटेड इन दी प्रेमिसेस ऑफ थाना पुरानी अनारकली लाहौर, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी की डिटेल और आ जाए, बेरिंग, खेवट नंबर, खिल्ला नंबर, प्लॉट नंबर, इस तरह से करके, क्योंकि 14 मरले तो पता नहीं अनारकली में किसके 14 मरले लिख दिए हैं, तो प्रॉपर्टी की जो है वो पूरी डिटेल आपको लिखनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। ओ ओ ओ, यहाँ मैंने अभी नहीं लिखा, ठीक है, एक मिनट। फुल, सॉरी, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके अलावा एक और था टोटल कंसिडरेशन उसका, फिर पेड कंसिडरेशन का जिक्र हो, ठीक है, और रिमेनिंग कंसिडरेशन अलॉन्ग विद टाइम और अलॉन्ग विद डेट टू पे द बैलेंस कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड सेल डीड, ठीक है, ये उसके अंदर आएगा। अच्छा जी, फिर वो कहता है जी अच्छा, अगर आप ये छोड़ के लिखते, यानी एक नंबरिंग के बाद दूसरा नंबर लिखते, तो ये ज्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे आपने मार्जिन बड़ा खूबसूरत लगाया है, इसी तरह आप हर नंबरिंग के बाद क्या किया करें, एक स्पेस दिया करें। जी मैं मिस्टेक्स में एक और चीज है, स्पेस, 1 लाइन स्पेस आफ्टर एवरी नंबरिंग, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। 2. The vendor is the absolute owner of the above mentioned plot through registered deed number ये, by number ये, dated ये थाना अनारकली। ये देखें, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी की डिटेल पूरी लिख दी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो लिख दी है, ठीक है। तो ये वाली डिटेल बेशक यहाँ लिखे और ब्रैकेट में लिखते हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज प्रॉपर्टी। तो फिर ये जो अगला है, इसमें आपको वो पूरी डिस्क्रिप्शन दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़ती। दोबारा बताता हूँ, ये जो आपने लिखा है ना, ऑनर ऑफ द अबव मेंशन प्लॉट, नहीं, द वेंडर इज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द प्लॉट मयरिंग, ये लिखे, आगे ब्रैकेट में लिखते हियर इन आफ्टर एज प्रॉपर्टी, और फिर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन डिटेल दे देते और ब्रैकेट में लिखे हियर इन रेफर्ड एज प्रॉपर्टी, और नीचे सिंपल लिख देते प्रॉपर्टी। तो समझ आ जाती कि जो ऊपर उसने मुखफ़फ़ फिट किया है वही नीचे प्रॉपर्टी का जिक्र आ रहा है, तो बार बार उसके लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अच्छा, इनके एग्रीमेंट से मैंने एक चीज़ जो है वो सीखी है, वो क्या है, वो ये है, वो मैंने ये देखा है कि फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द वेंडर, यानी आपने सबसे पहला प्रॉपर्टीज का लिखने के बाद फिर आपने लिखना है कि वो जो वेंडर है वो इस प्रॉपर्टी का इस डॉक्यूमेंट के रूप से क्या है, मालक है, यानी उसका टाइटल एस्टेब्लिश करना है किसका, जो कि बेचने जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे, अच्छा, विदाउट एनी फर्दर द प्राइस ऑफ द प्लॉट विल बी, कंसिडरेशन का जिक्र आ गया, जबरदस्त, ठीक है, माशाल्लाह बहुत कमाल की हैंड राइटिंग है। हाफ ऑफ विच, जबरदस्त, ये भी लिखा जाता है कि भाई टोटल पैसे इसके इतने हैं जिसका हाफ इतना है। ये इसलिए लिखा जाता है कि ताकि कल को कोई सिफरे आगे पीछे ना कर दे, तो इसलिए वो वसीका नवीस जो हैं वो लिखते हैं कि 20 लाख रुपया तय पाया है जिसका आधा 10 लाख रुपया होता है, ठीक है। आउट ऑफ विच 15 लाख 15 लाख रुपीज है, हाफ ऑफ विच आर ये हैज बीन पेड गुड बाय वे ऑफ अर्नस मनी। ये बहुत ही कमाल लिखा है जी इन्होंने,
इरम सबा सबा है, ठीक है, पेड बाय वे ऑफ अर्नेस्ट मनी टू द वेंडर द रिसीट ऑफ विच सम द वेंडर हियर बाय एक्नॉलेजेस। लो जी, उसकी रिसीट का भी उन्होंने जिक्र किया है। एंड द बैलेंस शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड। जबरदस्त। द सेल शैल बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। द वेंडर शैल बी लायबल फॉर एनी मिस स्टेटमेंट और फ्रॉडुलेंट से। अच्छा, इन चीज़ों के ना 4-5 लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, एज ए जज अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको याद रह जाए आप लिख दें, ठीक है, लेकिन इनको याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो इम्प्लाइड हैं, जो क्या हैं, जो इम्प्लाइड हैं। अगर आप लिख भी दें तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा अगर बाद में वो फ्रॉड साबित हो जाता है, और अगर ना लिखी हो और बाद में फ्रॉड साबित हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ऐसा जुमला, ऐसी टर्म एंड कंडीशन कि जिसको लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क ही ना पड़े, उसको हम क्यों लिखें? जब पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्री कंसेंटेड होता है, वो उसमें फ्रॉड श्रॉड नहीं होता, तो लिखने का फ़ायदा। अच्छा, the purchaser shall be completed before the second day of May 2000 by the purchaser paying the balance of the price and the executing the sale deed। जबरदस्त। all एक्सपेंसिस फॉर द पर्पज, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसको आसान करना चाह रहा हूँ। ये फ्रॉम एनी डिफ़ॉल्ट ऑफ द परचेजर, देखिए इसी तरह है ना, जैसे कि वो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि नमाज में फ़र्ज, सुनते और नफल, ठीक है ना। तो मैं फोकस कर रहा हूँ किसके ऊपर, कि जो चीज़ें मैंडेटरी हैं। बाकी अगर आप लिख सकें, याद रख सकें तो बिस्मिल्लाह, अगर ना याद रखें तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इफ फ्रॉम एनी डिफॉल्ट ऑफ द परचेजर शैल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द डेट फिक्स, द परचेजर शैल पे इंटरेस्ट ऑन। अच्छा जी, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे पीनल क्लॉज, कि पीनल क्लॉज का जिक्र करना जो है वो ज़रूरी है। टोटल रिमेनिंग डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड सेल डीड ए पीनल क्लास। पीनल क्लास का मतलब क्या है? पीनल क्लास का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी उसको परफॉर्म नहीं करती तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। मसलन अगर वेंडी खरीदने वाला बाकी पैसे नहीं देता तो क्या होगा कि उसका वो कॉन्ट्रैक्ट मनसूख समझा जाएगा और उसका बयाना जो है वो जब्त समझा जाएगा। और अगर जो है वो क्या कहते हैं बेचने वाला, तो वो फिर उसका 11 गुना देगा, उसके बारे में भी कोई पेनल्टी होगी, ठीक है, ठीक है। The purchaser on the completion of sale shall enjoy absolute omnipotent। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। जारी बात है, जब एक बंदे की फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाए तो एब्सोल्यूट राइट, और नीचे जो है वो विटनेसेस के नाम। जबरदस्त। आपने बच्चों इसी तरह करके लिखना है, वेंडर का नाम, कास्ट, रेजिडेंस, CNIC और सिग्नेचर आपने इसी तरह लिख के आना है। आपको मोर देन परफेक्ट नंबर मिलेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, शाबाश। इरम सबा सबा, आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा और कमाल का लिखा आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी एक आगे मेरे भाई साहब आमिर साहब आ गए, ठीक है। आमिर साहब लिखते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, दिस एग्रीमेंट टू सेल हाउस इज मेड ऑन, ये डेट आ गई, ठीक है, लेकिन इन्होंने जगह का जिक्र नहीं किया कि कहाँ पे ये कॉन्टेक्ट हो रहा है, एट लाहौर कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पार्टीज की डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। लिखा है कि फर्स्ट पार्टी इज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द हाउस नंबर ये सिचुएटेड एट करीम ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर, ठीक है। थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन आ जाए, द सेड प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड बाय द फर्स्ट पार्टी विद ऑल राइट्स टू द सेकंड हु हैज एग्रीड टू बाय दिस प्रॉपर्टी फॉर अ टोटल कंसिडरेशन crore on these terms and condition the seller has given assurance to the second party or purchaser that the said property is not in mortgage, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी। the buyer has paid to the seller, वही सिंपल ये कि इतने में सौदा हो रहा है, इतने पे हो रहे हैं, इतने बाकी हैं, ठीक है। रिमेनिंग कंसिडरेशन पेड ऑन ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आ गई। the seller shall transfer the property on 17th of December after receiving the remaining in the name of the purchaser, इस डेट को वो उसके फेवर में रजिस्ट्री कर देगा, ठीक है। वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो उसके वो बियर करेगा, ठीक है, आप लिख दें, कोई बात नहीं, ठीक है।
do not have any objection if the buyer decide to sell the house to any other person. जरूरत नहीं थी. In case seller refuses from transferring the property and fulfilling the legal further, the buyer has completed right on the above mentioned property to get it transferred in his name with the help of the court of law. जबरदस्त, ये penal clause आ गया. इसमें उसने ये कह दिया है कि भाई कोई चक्कर नहीं है, कोई मैंने जुर्माना नहीं लेना, टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तुम अगर नहीं परफॉर्म करोगे तो मैंने प्रॉपर्टी ही लेनी है और मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगा. ठीक है, तो ये पीनल क्लास का होना जो है वो जरूरी है. ठीक है, under the performance of specific legal, in the case the seller is responsible to pay the cost and consequence damages etc. जबरदस्त, this legal document very simple and excellent, mind blowing, very simple. इसमें कोई एक्स्ट्रा वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी. तो ये आमिर साहब ने भी बहुत अच्छा जो है वो लिखा है. ठीक है, उसके बाद ये इरम शहबाज साहब, मेरा ख्याल है ये हमने पढ़ नहीं लिया, मेरा ख्याल है कि ये हमने देख लिया है. इसको फिर मैं छोड़, ओहो मेरे ये मैं आमिर सन ऑफ ये, ठीक है, कार्ल वेंडर एंड असमा तारिक, ये बहुत ज़बरदस्त हैंड राइटिंग के साथ लिखा है. पार्टी देयर टू एग्री द वेंडर विल पे सेल एंड परचेज विल बाय एंड प्लॉट माइनिंग, ये हमने देख लिया है. ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी एक मैडम है महविश. अच्छा जी, दिस डीड ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटेड लाहौर ऑन द डे ऑफ ये, जो जबरदस्त बाय हाउसिंग बिल्डिंग प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन आ गई इन फेवर ऑफ. कमाल है जी, जी सीक्वेंस आप इनका फॉलो करें कि वो कहता है एग्रीमेंट टू सेल है, इसकी तरफ से है और इसकी फेवर में है, इसको बिटवीन कर दें, क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे ये वन साइडेड, यानी ये यूनिलैटरल एग्रीमेंट है. नहीं, ये तो बाईलैटरल है ना. तो यहाँ पे आप लिखते हैं बाय की जगह पे बिटवीन और फेवर की जगह पे लिखते हैं एंड, तो पता चलता दोनों पार्टीज इक्वली लायबल और है. ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ. जबरदस्त, आगे प्रॉपर्टी की डिटेल है जी. मुझे ये बड़ा पसंद आया, इनका ये स्टाइल जो है ना लिखने का, बहुत चीज पसंद आया कि वो हर चीज को अलग-अलग पार्टीज की डिस्क्रिप्शन और उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ वो प्रॉपर्टी की डिटेल आ रही है. तो आप इसको फॉलो करें. सेलर इज द ओनर इन पोजेशन ऑफ द लैंड माइनिंग, ये अब वो उसका वो हो रहा है, सेटअप हो रहा है कि वो मालक है उसका. ठीक है, डॉक्यूमेंट ने ये duly established model town Lahore, and whereas Mr. Zafar Ali is authorized to negotiate sale of flat, to sign, execute and register the sale in favor of purchaser and accept the consideration, ये, and whereof the seller has agreed with the purchaser to sell the flat number 3 मरिंग, ये वो ऑफर एक्सेप्टेंस की जो है वो बात हो रही है. ठीक है, इसको इजी भी किया जा सकता था. प्रॉपर्टी फॉर लम सम रुपीज, ये ठीक है. नाउ एग्रीमेंट बिटवीन इज दैट द सेलर हैज ऑलरेडी रिसीव फ्रॉम, उसने इतने पैसे ले लिए हैं. ठीक है, और वो इतने पैसे रह गए हैं जो इस डेट को वो पे करेगा. अगर नहीं देगा तो उसकी ये पेनल्टी होगी, वही जो बार बार हम देख रहे हैं. और अगर सेलर नहीं उसको पे करेगा तो उसकी पेनल्टी ये होगी. ठीक है, और साथ में ये उसके जो हैं वो राइट्स भी उसके साथ जो है वो सेल आउट हुए हैं. ठीक है, सेलर विल लाइव फॉर ऑल ड्यूज, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले भी कह चुका था. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है. एनीहाउ, जैसे वो पिछला आमिर साहब को हमने देखा था, बड़ा सिंपल सा था, इसको अपने सिंपल रखें, इतना डिटेल में प्रोफेशनल होकर लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बंद कर. अच्छा, तो ये विटनेसेस का नाम आ गया. ठीक है, तो एनी हाउ इन्होंने कैटेगरीज बना के लिखा, नीचे डेट जो है वो ज़रूर लिखनी है. वो हाँ, मैं ये भी ज़रा लिख दूँ, डेट ऑफ एग्रीमेंट ज़रूर मेंशन करनी है एंड पे ना, डेट ऑफ एग्रीमेंट. शुक्रिया. अच्छा जी, आगे फिर एक आ गया उम्मे रुबाब, ये तो हमने पहले देख लिया है, मेरा ख्याल है देख लिया. उम्मे रुबाब बार आ रहा है. दिस एग्रीमेंट एंटर्ड ऑन सियालकोट, ये ठीक है, ये पार्टीज का नाम आ गया. बार चीजें रिपीट हो रही हैं तो आपका फायदा है. आगे उसकी ओनरशिप एस्टेब्लिश हो रही है, किसकी, बेचने वाले की. ठीक है,
अच्छा, और फिर हेयर इन आफ्टर कॉल्ड सूट सेड प्रॉपर्टी, नहीं सूट प्रॉपर्टी, चलो सेड प्रॉपर्टी एट अ म्यूचुअली सेल प्राइस, ये प्राइस यानी कंसिडरेशन का है, जितने पे हो रहे हैं, जितने बाकी रह गए हैं, जो जिस रेट को पे होंगे, वही चीज़ें बार 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 क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो ये आपको सारे सैंपल मिल जाएंगे, इनको देख के आप सीखिएगा, खुद को जो है वो क्या कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा, ठीक है। कासिम साहब हैं, ये कहते हैं जी एन एग्रीमेंट मेड ऑन ये बिटवीन पार्टीज का टाइटल आ गया, आगे उसकी कंडीशंस आ गई, ठीक है, प्रॉपर्टी की डिटेल आ गई, ठीक है, ये हमने पहले देख लिया है, ये मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद एक और है, ये इस डेट को एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वो उसको कह रहे हैं, बेचने वाले को वेंडर कहेंगे और बेचने वाले को वेंडी कहेंगे, खरीदने वाले को परचेजर कहेंगे या वेंडी कहेंगे, ठीक है। और ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ठीक है। ये घर है, इसकी प्रॉपर्टी है जो कि बेचा जाएगा, ठीक है। और आगे वो उसका पिनल क्लाज है, उसका जिक्र हो रहा है, मेरे ख्याल आगे पीछे हो गए हैं वो, ले जी। उसके बाद एक है राबिया, ये मेरे ख्याल पहले देख लिया हमने, ये भी देख लिया, ठीक है। ये भी अच्छा है, एग्रीमेंट ये बिटवीन ये, ठीक है, पार्टीज को ये कहेंगे, आगे प्रॉपर्टी की डिटेल आ गई, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। पता नहीं रिपीट क्यों हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी, वाह जी, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। ले जी, आप ये प्रेजेंटेशन की स्कीम भी उठाएं, थोड़ा थोड़ा उन्होंने जो ब्लैक और ब्लू करके लिखा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये इस डेट को यहाँ पे वो लाहौर लिखना, या वो भूल गई हैं कि कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये बिटवीन पार्टीज आ गई, वेयर आर द सैलरी, यहाँ पे उसकी ओनरशिप एस्टेब्लिश होगी। ये देखें, इन्होंने खाता नंबर, कीवर्ड नंबर, जबरदस्त, ये फुल डिस्क्रिप्शन दी है प्रॉपर्टी की उन्होंने, ठीक है। एंड वेयर एज द सेलर इज ऑफ, अच्छा वो देखें कि वो एंड वेयर एज यानी वो सेलर ऑफ ये इज ऑन ट्रांसफर टू डिस्पोज ऑफ द, यानी उसके पास राइट है बेचने का, दैट द सेलर ये क्या फर्दर, ठीक है, दैट सेड एग्रीकल्चर लैंड इज फ्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है। नाउ द दीज प्रेजेंट विटनेस, नाउ दीज presents witnesses that the seller has agreed to sell the, अच्छा जी, ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही इन कंसिडरेशन ऑफ ये the seller make ability to sign all the document which he has called upon that all the expenses, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। इतनी डिटेल लिखने की, मैंने कहा ना कि बेसिक डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इस हद तक रहे कि वो मालिक है और वो बेचना चाहता है और इतने में तय हुआ है, इतने पे हो रहे हैं, इतने वापस हो रहे हैं, हमने कोई प्रोफेशनल थोड़ा ही लिखना है, ठीक है। हाँ, ये लेंथी हो रहा है, ठीक है। एनी आओ जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और ये आपके साथ शेयर हो जाएंगे कि एक एग्रीमेंट टू सेल ड्राफ्ट करते वक्त जो है वो इन असेंशियल्स का जो है वो जिक्र रखना जो है वो ज़रूरी है। और उसके बाद बाकी आए या ना आए वो बाकी सारी जो है वो फॉर्मेलिटीज़ हैं आपने लिखी हैं या नहीं लिखी, ठीक है। तो ये हो गया, तो जज़ाकल्लाह। और इसके अलावा एक और हमने बनाया है, जो हमने मिस्टेक से सीखा है, वो टू दी पॉइंट रहना है, सारे इंग्रेडिएंट्स को कवर करके लिखना है, ठीक है। अपना नाम जो है वो उसमें जो है वो नहीं लिखना, और नंबरिंग लिखते हुए वन लाइन की जो है वो स्पेस जो है वो देनी है। और ये लेंथ को टू अवॉइड लेंथ को अवॉइड करना है, टू अवॉइड दी जर्नल or implied terms and conditions of a valid contract। जो अंडरस्टूड है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन ये होती हैं, हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या करना है, हमने अवॉइड करना है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अभी मैंने कोर्ट जाना है, आज संडे ड्यूटी है, तो फिर वापस आके एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा।